का नाम सुनते ही दिमाग में रेगिस्तान, राजस्थान और ऊंट की सजी धजी तस्वीरें उभरने लगती हैं। ये ऊंट कभी राजा महाराजाओं की शाही सवारी रहे हैं और आज भी हैं। रेगिस्तान का जहाज और देश का टाइटैनिक कहे जाने वाले ऊंटों का इस्तेमाल राजस्थान और गुजरात में खेती और सामान की ढुलाई के लिए भी किया जाता है। भारत में ऊंटों की सबसे ज्यादा संख्या राजस्थान में है। यहाँ कई प्रजातियों जैसे बीकानेरी, जैसलमेरी, सीकरी आदि तमाम तरह के ऊंट पाए जाते हैं। ऊंट रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत में रेगिस्तान का जहाज के नाम से प्रसिद्ध इस पशु ने परिवहन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। ऊंट की उपयोगिता जिस प्रकार की थी वैसी उपयोगिता अब ऊंट की रही नहीं। ट्रांसपोर्टेशन का काम यानी कि जिस ऊंट परिवहन का काम सारा ऊंट से होता था, अब वो समाप्त हो गया। ट्रैक्टर ने ले लिया उसका स्थान, पिकअप गाड़ी ने ले लिया उसका स्थान। ये जो यांत्रिक युग है इसके अंदर ऐसा हुआ है, तो ऊंट की वो उपयोगिता, खेती के उपयोग की, ट्रांसपोर्ट की सारी उपयोगिता ऊंट की समाप्त हुई है इन कारणों से। लेकिन ऊंट अपनी जगह उपयोगी बहुत है। इसकी यदि उपयोगिता को समझे तो ये व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत उपयोगी पशु है। भारत की सीमावर्ती रेतीले इलाकों में आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां रेत की अधिकता होने से पक्की सड़कें नहीं बन सकी हैं। इन दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए प्राचीन काल से लेकर आज तक ऊंट ही आवागमन, बोझ ढोने और खेती का सबसे सुलभ और सर्वोत्तम साधन रहे हैं। अब अगर आप जिस ऊंट पर सवारी करते हैं, उस ऊंट पर चलते हैं और उस ऊंट को ऊंट के ऊपर बैठ करके, ऊंट गाड़े के ऊपर बैठ करके अपने घर से उसको रवाना कर दिया बीकानेर की तरफ, और आपने उसको एक बार स्थान दिखा दिया कि तरफ जाकर के बीकानेर के कोर्ट गेट के पास में खड़ा होना है, तो वो ऊंट गाड़ वाला गांव से चल करके, अर्थात किसी गांव से चल करके, और एक बार उसको स्थान दिखा तो उस स्थान तक रात्रि को स्वयं पहुंच जाएगा। आप सो जाओ गाड़े के ऊपर, कोई चिंता नहीं है। इतना समझदार पशु है ये। कई दूसरे कारणों से भी ये उपयोगी हैं। ऊंटों ने रक्षा और युद्ध के क्षेत्र में वफादार पशु के तौर पर अहम भूमिका निभाई है, लेकिन अब ऊंट का जीवन खतरे में है। ऊंटों की संख्या धीरे धीरे खात्मे की ओर बढ़ रही है। संसार में ऊंटों की संख्या के लिहाज से पहले भारत का तीसरा स्थान था, लेकिन अब ये 10वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2012 में भारत की 19वीं पशु गणना के मुताबिक साल 2005 के मुकाबले देश में ऊंटों की आबादी में 22.48% की गिरावट आई है। मेरी कितनी पीढ़ियां इस ऊंटों को पालते हुए बीती है, और अब मैं जिस पीढ़ी पे खड़ा हूं, हम ऊंटों का पतन देख रहे हैं। यानी कि वो पुराने समय में ऊंटों की शान हुआ करती थी, ऊंट पालक के प्रति लोगों का सम्मान हुआ करता था। जिसके घर में ज़्यादा ऊंट होते थे उसको लोग बड़ा अच्छा मानते थे और चला करके अपनी बेटी देते थे कि हम इस घर में बेटी देंगे जिसके पशु ऊंट जैसा पशु है जिसके घर में। और आज स्थितियाँ ऐसी है कि जिसके घर में ज़्यादा ऊंट है उसको ज़्यादा कंगाल मानते हैं कि इसके पास में अगर ऊंट ज़्यादा है तो इसका मतलब इसके पास में कोई और आजीविका का साधन नहीं, बढ़ने का चांस नहीं। ऊंटों की घटती संख्या को लेकर पशु वैज्ञानिकों ने चिंता जाहिर की है कि अगर ऊंटों की संख्या बढ़ाने का कोई कारगर उपाय नहीं किया गया तो ये देश में विलुप्त हो जाएंगे। हमारे देश में लोग बड़ी संख्या में पशुपालन करते हैं। राजस्थान, जहां बाकी जगहों के मुकाबले ऊंट ज्यादा पाए और पाले जाते हैं, वहां उष्ट्र पालन को बढ़ावा देने और ऊँटनी के दूध का प्रसंस्करण करने के बारे में राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र काफी सराहनीय काम कर रहा है। जैसे ऊँट दूध उत्पादन करने के बाद, जैसे कोई भी जानवर है उसे हम दूध उत्पादन करते हैं तो जनरली पहले मार्केट में सेल करते हैं, जो कि फ्रेश मिल्क के रूप में सेल होता है। जो दूध बच जाता है या फिर जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें तो उसके लिए हम उसका मूल्य संवर्धन करते हैं, वैल्यू एडिशन जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि हम उससे तरह तरह के उत्पाद बना सकते हैं, जिसमें उसका हम भंडारण क्षमता भी बढ़ा सकते हैं उत्पाद बना के, या फिर हम उसके स्वाद को चेंज करके हम उसके स्वाद को और बढ़ा सकते हैं, या हम उसके जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिशनल कंपोजिशन है, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उससे हम फ़ायदा ले सकें। जी हाँ, आपने आज तक गाय और भैंस के दूध के फायदों के बारे में सुना होगा,
लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऊँटनी का दूध भी हमारे लिए काफी फायदेमंद होता है। ऊँटनी का दूध गाय और भैंस के दूध के मुकाबले काफी पतला होता है। ऊँटनी का दूध जैसे देखें आमतौर पर जो गाय भैंस के दूध से पतला होता है, इसके दूध में मैक्सिमम 10% 11% टोटल सॉलिड होता है, जबकि गाय के दूध में 14 और भैंस के दूध में 15-16% टोटल सॉलिड होता है, कुल ठोस जो पदार्थ होते हैं। वैसे ही फैट इसके दूध में कम होता है, ऊँटनी के दूध में। इस दूध में 10 से 11% ही कुल ठोस पदार्थ होता है। ऊँटनी के दूध में न सिर्फ वसा कम होता है, बल्कि बीटा कैजिन की मात्रा भी ज्यादा होती है, जो माँ के दूध में होता है। इसलिए बच्चों के लिए ऊँटनी का दूध काफी उपयोगी माना जाता है। इस दूध को पीने से बच्चों को दूध से होने वाली एलर्जी भी नहीं होती। कैमल मिल्क में, ऊँटनी के दूध में बीटा कैजिन की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि ह्यूमन मिल्क में भी होता है। इसीलिए माना जाता है कि ये जो दूध है ऊँटनी का दूध, वो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस दूध से एलर्जी नहीं होता है। बुजुर्गों की पाचन शक्ति कम हो जाने से अक्सर उनमें पेट खराब होने की शिकायत रहती है, लेकिन ऊँटनी का दूध पीने से न तो पेट खराब होता है और न ही गैस बनती है। एक बीमारी होती है जो ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है, हमारे बुजुर्गों में होता है, जो कि दूध से पीने से उसका पेट खराब हो जाएगा, उसमें गैस बनने लगता है, लेकिन इस दूध में लैक्टोज इंटॉलरेंस रिपोर्टेड नहीं है। वैसे ही बच्चों में मिल्क एलर्जी रिपोर्टेड नहीं है इस दूध से, क्योंकि जो एलर्जी कॉजिंग जो प्रोटीन्स है इसमें उपस्थित नहीं है। शोध से पता चला है कि कई बीमारियां जैसे टाइप 2 शुगर के मरीजों के लिए ऊँटनी का दूध लाभदायक होता है। दूध चाहे किसी भी पशु का हो, ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रहता। ऐसे ही ऊँटनी का दूध भी है, लेकिन ऊँटनी के दूध का प्रसंस्करण करके आप उससे खाने पीने का काफी सामान बना सकते हैं। जैसे ऊँटनी के दूध से जब कुल्फी बनानी होती है, तो दूध जैसे ऊँटनी का दूध है, इसको हम पहले गाढ़ा कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं गाढ़ा करके, उसमें फिर कस्टर्ड डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं, उसमें चीनी और फिर फ्लेवर डालते हैं। ये पाइनएप्पल फ्लेवर, जो भी फ्लेवर आप बनाना चाहते हो फ्लेवर डालेंगे। फिर जब जमाल इसको पाइनएप्पल और इसके बाद सेफ्रॉन भी डाला जाता है। जो भी फ्लेवर आप चाहते हो बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि हम जो यहाँ पे बता रहे हैं वही बनाएं। आप कुल्फ़ी, बहुत तरह के उत्पाद बनते हैं और उस कुल्फ़ी उत्पाद को आप किसी भी फ्लेवर में हम बना सकते हैं। तो जैसे दूध को ठंडा कर लिए और जब हम बना लिए, तो ये आपका फ्रीजर जो मिक्स है ये ऐसे बन के आ जाएगा। कलर फ्लेवर डालने के बाद जो मिक्स है तैयार है। अब इस मिक्स को हम पोर करते हैं एक कोन में। ये जो कोन है इसमें पोर करते हैं, तो इसमें पहले ड्राई फ्रूट थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे, फिर इसको भर लेते हैं। इसके बाद जब ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, फ्रीजर में रख देंगे, तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। उसके बाद उसमें हम स्टिक डालते हैं। स्टिक डालने के बाद ये आपका कुल्फ़ी बन के तैयार है, और इसको हम निकाल के और फिर कागज़ में रैप कर लेते हैं। रैप करके फिर इसको हम सेल के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको भंडारण इसका करना होता है डीप फ्रीज में ही। हम दूसरे जगह रखेंगे, पिघल जाएगा, फिर इसमें आइस क्रिस्टल आ जाता है। तो भंडारण डीप फ्रीज में करते हैं और इसको आराम से हम 15-20 दिन तक रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होती है। बीकानेर स्थित राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र इस पर सराहनीय काम कर रहा है। यहाँ किसानों को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह ऊँटनी के दूध का प्रसंस्करण कर उससे कुल्फी, आइसक्रीम, चीज, सूखा दूध, सुगंधित सूखा दूध, पेड़ा और दूध का पाउडर आदि बनाया जा सकता है। हाँ, जो सबसे पहले मिल्क को हम पेस्चराइज करते हैं, तो उसका पैकिंग जरूरी है, और मिल्क पैकिंग करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने मिल्क को पैक कर लिया है और इसको ट्रांसपोर्टेशन में हम डाल सकते हैं, क्योंकि फ्रोजन स्टेट में है। तो हम काफ़ी दिन तक इसको चला सकते हैं। 10 से 15 दिन ये दूध उपयोगी है, उसको यूज कर सकते हैं। वैसे ही दूध का स्वाद बढ़ाने के लिए हम फ्लेवर एक कंपोनेंट इसमें डाल देते हैं और शुगर डाल देते हैं, तो दूध का स्वाद बढ़ जाता है। फ्लेवर मिल्क है, सुगंधित दूध है जो बनाते हैं। वैसे ही जब हम इसको एक पेड़ा कंसंट्रेट करके बनाते हैं, इससे मावा बनाने के बाद हम इसको बनाते हैं। इसका भी सेल्फ लाइफ अच्छा है, स्वाद अच्छा होता है और एक कॉस्टली वैल्यू एडिड भी है, इसलिए हम इसको पेड़ा के रूप में भी कन्वर्ट करते हैं। वैसे ही एक जो बहुत बहुमूल्य उत्पाद आज के डेट में ऊँटनी के दूध का है, जो दूध का पाउडर है।
जो इसका सेल्फ लाइफ 1 साल तक आप इसको रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे और कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाता है, क्योंकि फ्रोजन स्टेट में नहीं करना है, बल्क नहीं करना है। जैसे आप 100 लीटर दूध ले जाते हैं और 8 kg पाउडर आप ले जा सकते हैं, उस 100 लीटर दूध के बराबर है। तो इसका लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है। किसान इस संस्थान से ये तमाम चीजें सीखकर खुद अपना काम शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि सूखा दूध शुगर के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद होता है। सूखे दूध को 10 से 15 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं ऊँटनी के दूध से बने दूध पाउडर को करीब 1 साल तक रूम टेम्परेचर पर रखा जा सकता है। ऊँटनी के दूध से बनाए गए पेड़ों की शेल्फ लाइफ भी काफी अच्छी होती है। रही बात इस दूध से बने चीज की, तो इसे आजकल के फास्ट फूड में काफी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसमें प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है। जैसे एक उत्पाद है कैमल मिल्क से चीज़ बनाने का। चीज़ प्रोटीन रिच प्रोडक्ट है और काफ़ी सारे आजकल रेस्टोरेंट में और फास्ट फूड में इस्तेमाल होता है। तो कैमल मिल्क से भी हम लोग चीज़ बनाए हैं, 2 तरह के चीज़ बनाए हैं, मोज़रेला चीज़ बनाए और चेदार चीज़ बनाए। और इसमें अभी हम लोग का एक प्रायोगिक स्तर पे है, इसका प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, लेकिन इस उत्पाद का भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। करीब 10 लीटर दूध से 800 ग्राम चीज बनाया जा सकता है। एक किसान सारे काम नहीं कर सकता है जो दूध उत्पादन करता है। तो ऐसे 4-5 समूह मिलें जिसमें कि कोई आदमी प्रोसेसिंग से रिलेटेड जानकारी जानता हो, कोई है जो स्वच्छ दूध उत्पादन की प्रक्रिया को जानता हो, कोई कैमल ऊँटनी को रख रखाव का कार्य जानता हो। तो 3-4 ग्रुप ऑफ फार्मर जैसे स्वयं सहायता समूह बनाकर और इस कार्य को आगे लिया जा सकता है। इसमें हम बहुत सारे उत्पाद बना के और मूल्य संवर्धन करके और इसमें हम फायदे कमा सकते हैं। अगर किसान भाई चाहते हैं कि इस तरह के उत्पाद बनाने की उनको ट्रेनिंग चाहिए, तो हमारे इंस्टीट्यूट के ईमेल आईडी पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम एक किसान हैं, हमारे पास ऊँटनी है, दूध है, हमें इस तरह की ट्रेनिंग चाहिए दूध उत्पाद बनाने की या फिर इसके पैकिंग की। तो हम लोग पूरी की पूरी ट्रेनिंग देते हैं, 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग देते हैं और कर सकते हैं, इससे फ़ायदा कमा सकते हैं। किसान अकेले या समूह बनाकर राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र में ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये ट्रेनिंग 4 से 5 दिनों की होती है।